Finland getting border with Russia and becoming a NATO member, I mean, now Russia will attack Finland. How we measure the intensity of earthquakes? डेमोग्राफिक डिविडेंड से आप क्या समझती हैं? And there is now ozone hole and those kind of warming is there. What is your view on that? What is your opinion about police encounters? You have come out very good. Your answers were, to the most of the questions were very good. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP28 अभी ये चल रहा है दुबई के अंदर। कल इसका यानी कि 12 दिसंबर को आखिरी दिन होगा। उससे पहले यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट सामने आया है, जिसमें ये बात बोली गई है कि सारी कंट्रीज को 2025 तक ना एक प्लान देना होगा। कैसा प्लान? ये प्लान होगा कि जो भी क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग करंटली और फ्यूचर इंपैक्ट उनके ऊपर आने वाले हैं, उनके साथ डील करने के लिए उनके पास क्या प्लान है, एंड साथ ही साथ 2030 तक इस प्लान के अंदर उन्होंने क्या क्या प्रोग्रेस करी है, ये भी उनको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ये भी उनके रिगार्डिंग वर्क करना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पे इस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट का हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अडेप्टेशन का अर्थ आप सभी जानते होंगे। अडेप्टेशन का अर्थ होता है कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके वजह से जो भी आपकी जिंदगी के ऊपर कुछ इकोनॉमिक इंपैक्ट आ रहा है, कुछ सोशल इंपैक्ट आ रहा है, उसके रिगार्डिंग आपने किस तरह की एडजस्टमेंट करी है, वो सारी चीजें हमारी अडेप्टेशन के अंदर आ जाती हैं। तो आज के समय के ऊपर ना ज्यादातर कंट्रीज का फोकस मिटिगेशन के ऊपर है कि कैसे हम कहीं ना कहीं इन चीजों को, हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर पाए। बट साथ ही साथ जितना मिटिगेशन इंपॉर्टेंट है, उतना ही साथ में हमारा अडेप्टेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए फोकस उसके रिगार्डिंग भी रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट का कहना है। बाकी कल ये कॉप खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो भी इसके निष्कर्ष आएंगे उनको भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, डेट है आज की 11 दिसंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम के बारे में। पहले तो ना मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि आखिर वेटलैंड क्या होता है। देखो, एक ना हमारे पास कन्वेंशन है जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। इसके ऊपर भी आता हूँ, बताता हूँ ये भी क्या है, पर उसके हिसाब से वेटलैंड की डेफिनेशन पता क्या है? वेटलैंड की डेफिनेशन बेसिकली इतनी है, ऐसा एरिया जहां पर लो टाइड की जो डेप्थ है वो 6 मीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं करती। अब कहने का अर्थ क्या है इस चीज का? देखो, ये कोई भी एरिया हो सकता है वो मार्शी एरिया हो, वो पीट एरिया हो। बेसिकली पानी आपको जहां पे देखने को मिले, चाहे वो नेचुरल फॉर्म में हो या आर्टिफिशियल हो, परमानेंट के लिए हो या टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए हो, चाहे वो पानी बह रहा हो या स्टैटिक हो, फ्रेश हो, वहां पे सॉल्ट का कंटेंट ना हो या बिल्कुल भी ना हो या थोड़ा बहुत हो, तो वो सारे एरियाज कोई भी आ सकता है। पर कंडीशन क्या है? कंडीशन मेजर यही है कि लो टाइड की जो डेप्थ है वो 6 मीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बाकी ना कल को ये सारे इतने वर्ड्स मैंने आपको क्यों बताए? कल को बोल देगा कि वेटलैंड सिर्फ परमानेंट ही हो सकती है। नहीं भैया, वेटलैंड टेम्परेरी भी हो सकते हैं। वो बोलेगा वेटलैंड सिर्फ नेचुरल होते हैं। नहीं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें इस वजह से पता होनी चाहिए। बट मेजर कंडीशन आपको ये पता होनी चाहिए कि हाँ, लो टाइड की जो डेप्थ है ना वो 6 मीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं करती, उसको हम वेटलैंड बोल देते हैं। अब वेटलैंड हमारे लिए जरूरी पता क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है, वाटर का लेवल हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे इनके काम हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पर इनको प्रिजर्व करने के लिए ना हमारे यहाँ पे एक कन्वेंशन देखने को मिली 1971 के अंदर, जिसका नाम क्या है? रामसर कन्वेंशन। एक्चुअल में ना ईरान के अंदर एक शहर है जिसका नाम है रामसर। वहां पर सारी कंट्रीज मिली थी, उन्होंने तय किया यार कैसे कैसे वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करें। और एक्चुअल में ना मिली कब थी? 2 फरवरी 1971 को। इसी वजह से ना हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप जानते होंगे, ठीक है ना, दुनिया भर में अलग अलग रामसर साइट्स हमें देखने को मिलती हैं। इवन इंडिया के अंदर भी बहुत सारी रामसर साइट्स हैं। इसके ऊपर यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये पॉइंट्स हमें थोड़े पता है। अब बात करते हैं हमारी जो अमृत धरोहर की। अमृत धरोहर आखिर है क्या? अमृत धरोहर का काम यही है, ये जो हमारी स्कीम है इसका काम यही है कि भैया जो रामसर साइट्स की हम बात कर रहे हैं ना, एक तो उनको कंजर्व करो, ठीक है, बट साथ ही साथ वहां पे लोकल लोगों को रोजगार कैसे मिले, ठीक है, लोकल लाइवलीहुड्स कैसे मिले, वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे जनरेट करी जा सकती हैं,
ये सारी बातें। अब आप बोलोगे सर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी? देखो, जो लोकल लोग होंगे, एक तो वहाँ पे देखो टूरिज्म वगैरह इंक्रीज किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसी जगह को विजिट करने जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे चिलिका लेक, ठीक है ना, मेरे पेरेंट्स अभी जाके आए हैं वहीं कुछ दिन पहले ही। तो इस तरह से यहाँ पे टूरिज्म अच्छा खासा हो सकता है। वहाँ के लोकल लोग उनकी कंजर्वेशन एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो केयर टेकर्स की तरह वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि वहाँ के लोकल लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो वेटलैंड्स है उनको भी हम अच्छे से कंजर्व कर पाएंगे, हमारी रामसर साइट्स को कंजर्व कर पाएंगे। तो ये वाली जो स्कीम है ना, 2023-24 बजट के अंदर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे इसको अनाउंस किया था। इंपॉर्टेंस या फिर एम्फेसिस मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा अलग अलग आपकी जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, एजेंसीज, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ। पर मेजर मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसमें फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, कुछ लोग भी इन्वॉल्व होंगे, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज, ये सारी इन्वॉल्व यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। तो आने वाले 3 साल के अंदर इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि वेटलैंड्स का ऑप्टिमल यूज हो। देखो ध्यान से समझो, वेटलैंड का क्या बोला? ऑप्टिमल यूज। ये नहीं बोला कि वेटलैंड को यूज ही मत करो, नहीं नहीं नहीं, एक सस्टेनेबल यूज उनका करो, बायोडाइवर्सिटी को एनहेंस करो, कार्बन स्टॉक देखो, इको टूरिज्म, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो एंड लोकल कम्युनिटीज के लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे जनरेट होंगी। ये सारी बातें हैं अमृत धरोहर की, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। तो कि जो आपका यहाँ पर एक कंपोनेंट है इसी का, नेचर टूरिज्म एंड वेट कंपोनेंट, ये इसी स्कीम के अंदर एक कंपोनेंट है। इस स्कीम को कौन यहाँ पे इनिशिएटिव कौन रन कर रहा है? आपकी एमओटी, एमओटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, और दूसरी बात मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड काम आप समझ गए हो। तो अभी पता की बात क्या हुई है? अभी बात हुई है अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम की। बेसिकली जो लोग वहां पे हैं, ठीक है, जो लोकल लोग हैं, उनको यहाँ पे हम प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि वो चीजें कर पाए। तो अभी के लिए ना 5 साइट्स को यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया है, जहां पर आपका सुल्तानपुर आ गया हरियाणा के अंदर, भीतरकनिका और चिलिका आ गया उड़ीसा के अंदर, और यशवंत सागर और सीरपुर आ गया मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये 5 अभी प्रायोरिटी साइट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करी गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जहां पर इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे करे जाएंगे लोकल कम्युनिटीज के लिए, ताकि वो ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोग्राम्स की तरफ वर्क कर पाए। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। तो बेसिकली ना यहाँ पे हमारे पास IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये वहां पे लोगों को हेल्प करेगा। बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत ही ना एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो यहाँ पर इस चीज को देखेगी कैसे कैसे लोगों का यहाँ पे हम कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप अमृत धरोहर क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग तो ट्रेनिंग ही होता है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अमृत धरोहर स्कीम हमने डिस्कस कर लिया, इसका नेचर टूरिज्म एंड वेट कंपोनेंट डिस्कस कर लिया, और साथ साथ रामसर साइट और वेटलैंड क्या होते हैं ये तो हमें पता ही था। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखो मेंस का रिजल्ट आए हुए 2-3 दिन हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज भी आया था, एंड इवन हमारी टीम का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है जो IGP, वो स्टार्ट हो चुका है, राइट। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर एक डैफ का सेशन होने वाला था, वो कब आएगा? देखो वो आज यूट्यूब के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जरज सर ने कल शाम को ही रिकॉर्ड किया है, तो आज उसको एडिट करके आज यूट्यूब के ऊपर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने या आप किसी फ्रेंड ने यहाँ पर मेंस को क्लियर किया हुआ है, तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि आप pwonlyis.com पे जाइए एंड डेफिनेटली अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे लिंक पे जाके, या फिर हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी अपना डैफ और बाकी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस करते सकते हैं, ताकि आपका जो इंटरव्यू है ना उसके अंदर कोई दिक्कत ना आए। मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ, 7428096990। कोई भी इंटरव्यू रिगार्डिंग आपके कंसर्न्स है, कुछ भी पूछना हो, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब मॉक इंटरव्यूज होंगे, अपना डैफ भेजना हो, ये नंबर आपके लिए डेफिनेटली ये वर्क करेगा। तो आप pwonlyis.com पे जाके या फिर हमें इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम। देखो वीकेंड के ऊपर कुछ और भी न्यूज थी, तो उनको भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम पता क्या है? अभी सेबी की तरफ से बोला गया है, सेबी चेयरपर्सन के द्वारा, कि इंडिया प्लान कर रहा है कि हम ना T+0 ट्रेडिंग सेटलमेंट की तरफ मूव करें फ्रॉम द करंट T+1 सेटलमेंट सिस्टम। सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आप ना कुछ प्रोसेस कर रहे हो, प्रोसेस इन द सेंस कि मान लो आपने शेयर खरीदना है, शेयर बेचना है, या इस तरह से कोई भी चीजें, तो एक दिन होता है, मान लो आपने ना वो प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया, मान लो आपने बोला कि यार मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब आपने ये प्रोसेस शुरू किया, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन डेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन डेट बोल लो, या ट्रेड डेट भी कुछ लोग बोलते हैं। इसी को बोलते हैं टी,
जिस तारीख को, मान लो जैसे आज मंडे है, अब मंडे को आपने शेयर खरीदने का सोचा और आपने प्रोसेस इनिशिएट कर दिया, ठीक है, तो इस डेट को हम क्या बोल देंगे, टी डेट। बेसिकली ये क्या होगी, ट्रांजैक्शन डेट, जिस दिन आपने सिक्योरिटी को परचेज किया, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन डेट कांस्टेंट है कि किस दिन ये आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट करी, ठीक है। और ये प्रोसेस आपने स्टार्ट आज कर दिया, पर वो पूरा प्रोसेस जब आपके अकाउंट के अंदर शेयर्स पहुंच जाएंगे, उसके अंदर थोड़ा सा डिले रहता है। तो होता क्या है, मान लो अगर मैं बोलता हूं आपसे कि आज आपकी ट्रांजैक्शन डेट थी जब आपने शेयर्स परचेज करने का आपने रिक्वेस्ट डाल दी, तो जब आपके अकाउंट में शेयर्स पहुंच गए एंड सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मान लो 2 दिन लग गए, तो यहाँ पे ये टी दिन था और 2 दिन एक्स्ट्रा लगे, तो T+2 सेटलमेंट इसको बोलते हैं। अगर मान लो मैं इसको बोल दूं T+1, तो इसका अर्थ पता क्या है कि जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट करी उसके एक दिन के अंदर अंदर पूरी सेटलमेंट आपकी हो गई। तो अगर आपने मंडे को शुरू किया था तो एक दिन मतलब अगला वर्किंग डे यानी कि ट्यूसडे तक आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। अगर 2 दिन था तो मंडे के बाद 2 दिन यानी कि वेडनेसडे। तो ये वाली होती है ट्रांजैक्शन डेट और ये होती है आपकी सेटलमेंट डेट। इनके बीच में कितना फर्क है ना, ये 1-0 वही बताता है। अगर 1 है तो मतलब ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के बीच में एक दिन का फर्क है। पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के अंदर इतना टाइम लग गया। तो इंडिया अभी के ऊपर ना हम T+1 सेटलमेंट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, पर सेबी चेयरपर्सन ने हमें ऐसा बोला है कि T+0 सेटलमेंट की तरफ हम वर्क कर रहे हैं। बेसिकली अगर मंडे को ही आपने शेयर्स खरीदने का आपने करा ना, आपकी तरफ से पैसे कट गए, तो शेयर्स भी आपको उसी दिन यहाँ पे मिल जाएंगे आपके अकाउंट के अंदर। ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली वही है कि शेयर्स या मनी कब आपको क्रेडिट होगी, क्योंकि अगर आप बेच रहे हो अपना शेयर तो मनी कब क्रेडिट हो रही है, दैट इज योर सिस्टम, ठीक है ना। तो एक तरह से ध्यान रखना, एक पैरेलल सिस्टम होगा, करंट साइकिल भी वर्क करता रहेगा और ये कंप्लीटली ऑप्शनल होने वाला है, ऐसा यहाँ पे सेबी चेयरपर्सन के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पे अगर हम सोचें, ठीक है, मैंने तो वैसे बता ही दिया ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम होता क्या है, ठीक है ना, और स्टेटस क्या है। अभी इंडिया T+1 सेटलमेंट सिस्टम के ऊपर है और अगर मान लो हम T+0 की तरफ मूव करेंगे तो वो एक काफी उसी दिन जब सेटलमेंट हो जाएगा तो उससे काफी यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा। रीजन भी क्या, आप नोटिस करो, आपने शेयर खरीद लिया या शेयर बेच दिया, पर आपका पूरा कंप्लीट होने के अंदर ना थोड़ा टाइम लग गया, तो कई बार इससे डिले आ जाते हैं। डिले आने की वजह से आपके पास क्या होता है, आपको कुछ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं कि मान लो आपके पास पैसे की उतनी लिक्विडिटी नहीं रहती। पर आजकल के टाइम के ऊपर जहां पर हमारे पास इतने ज्यादा इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि डीमैट अकाउंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के 10 करोड़ से भी ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, तो अगर क्विकली सेटलमेंट होगा ना तो किसी भी तरह के जो रिस्क होंगे वो रिस्क वगैरह काफी हद तक कम हो जाएंगे और लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, बेसिकली उनके हाथ में लिक्विडिटी रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो ओवरऑल ट्रेडिंग एटमोस्फेयर है ना वो काफी अच्छे से इंप्रूव हो सकता है। ये सारे फायदे होते हैं अगर आप अपने सेटलमेंट साइकिल को धीरे धीरे कम करते रहते हो। अब इतनी जल्दी हम सेटलमेंट कर रहे हैं, इसके कारण क्या है, कैसे हो पाया है? देखो आप नोटिस करो, अगर हमें पैसा एक दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, क्योंकि आप शेयर बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो कहीं ना उसमें यूपीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। क्योंकि यूपीआई की मदद से क्या हो रहा है, आप इंस्टेंटेनियसली किसी को पैसा भेज सकते हो। ऊपर से हमारी जो डिपॉजिटरीज है, जहां पर हमें NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, अब ये जो सिक्योरिटीज को ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं, आपके डीमैट अकाउंट के अंदर डायरेक्टली आ जाती हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि मान लो आपने कोई शेयर खरीदना है तो शेयर आपके घर पहुंचेगा, नहीं ना, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। तो ये जो डिपॉजिटरीज की वजह से, ऑनलाइन डिपॉजिटरीज की वजह से भी ये चीज पॉसिबल हो पाई है कि जल्दी से जल्दी चीजें सेटलमेंट हो पाए। साथ में हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी खासी है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग, हाई स्पीड, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इनको कैटर कर पाते हैं। तो ये सारे पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्रेड सेटलमेंट जल्दी हो पाया है। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको और बता दूं सेबी के बारे में, तो सेबी आप जानते ही हो, स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 1992 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। जब सेबी बना था 1987 के अराउंड आई थिंक था, उस टाइम वो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, पर बाद में देखा गया कि नहीं, सेबी को कुछ पावर्स देनी पड़ेंगी, तो बाद में उसको स्टैट्यूटरी बॉडी यहाँ पे बना दिया गया। काम इसका वही है कि आपके इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। साथ में ही CCIL के बारे में पढ़ लो, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर CCIL को सेटअप किया गया था 2001 के अंदर, ताकि ना गारंटेड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंक्शंस फॉर ट्रांजैक्शंस हो पाए अलग अलग मार्केट्स के अंदर। बेसिकली जो प्रोसेस था ना, मैंने आपको बोला कि मान लो यहाँ पर एक सेलर है और एक बायर है, और अगर सेलर ने अपने जो भी सिक्योरिटी को यहाँ पे बेचा, तो वो CCIL का यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज 397 एशियाटिक लॉयंस डाइड इन गुजरात इन लास्ट 3 ईयर्स। कौन से 3 ईयर्स? 2019 से लेकर 2021 के बीच में। देखो अभी क्या हुआ है, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने ऐसा बताया है
कि 397 एशियाटिक लायंस गुजरात के अंदर उनकी डेथ हुई है ड्यू टू वेरियस कॉजेज इन द लास्ट 3 ईयर्स। अगर मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँ ना, तो 2019 की जब मैं बात करता हूँ तो 2019 के अंदर आपके 66 लायंस की डेथ हुई और 60 कब्स की डेथ हुई। 2020 की अगर मैं बात करूँ तो 73 लायंस और 76 कब्स की डेथ हुई। 2021 के अंदर ये नंबर थोड़ा लायंस का 76 रहा, पर कब्स का नंबर ही कम हो गया था, 46 कब्स की यहाँ पे डेथ हमें देखने को मिली। और एक्चुअल में 10-11% तो जो डेथ्स थी वो अननेचुरल डेथ्स थी, ठीक है ना, तो उनको यहाँ पे आसानी से हम प्रोटेक्ट कर सकते थे कुछ कारणों की वजह से। और साथ ही साथ जो कि कब्स की बात करें, जो बेसिकली 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाए, लेस देन 1 ईयर के अंदर जिनकी डेथ होगी, तो लगभग 182 कब्स थे आउट ऑफ 397। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे काफ़ी हद तक कुछ प्रोटेक्ट किया जा सकता था इनको बेटर प्रोटेक्शन के साथ, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। दरअसल में ना हमें थोड़ा IDWH के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे मिनिस्टर जी ने IDWH के बारे में भी बात करी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। यहाँ पर क्या होता है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करी जाती है, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी गवर्नमेंट को, ताकि वो अपनी वाइल्ड लाइफ को, हैबिटेट्स को और प्रोटेक्टेड एरियाज को यहाँ पे अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए, ताकि इस तरह की जो स्पीशीज होती हैं उनको हम यहाँ पे बचा पाए। तो बेसिकली उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया गुजरात की सरकार को, जिस वजह से जो डेथ्स है ना हम उनको थोड़ा कम कर पाए हैं, ऐसा यहाँ पे हमारे मिनिस्टर जी का कहना था। यहाँ पे थोड़ा अगर आप और देखना चाहो तो IDWH क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, ध्यान में रखना, यहाँ पैसा दोनों तरफ से आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, अंडर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। और भी कुछ इनिशिएटिव्स चल रहे हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट लॉयन हमने स्टार्ट किया था, एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी यहाँ पे चलता है। थोड़ा सा एशियाटिक लॉयंस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ध्यान रखने वाली बात यह है कि एशियाटिक लॉयंस आपको सिर्फ और सिर्फ गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात के अंदर ही देखने को मिलते हैं, और कहीं पर भी आपको एशियाटिक लॉयंस नहीं देखने को मिलते, ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर ही बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, पैंथरा लियो लियो सब स्पीशीज के ये मेंबर हमें देखने को मिल जाएंगे। IUCN स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 के अंदर, और WP एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज CCPI। CCPI क्या है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। अब यहाँ पर समझना पहली बात तो कि आखिर ये इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स को आखिर रिलीज किसने किया है, तो यहाँ पर 3 संस्थाएं हैं। कौन सी 3, एक हो गया आपका जर्मन वॉच, दूसरा हो गया आपका न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और तीसरा है आपका क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो इन तीनों के द्वारा मिलकर ये CCPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 को निकाला गया है, और ये कैसी है, ये एक एनुअल रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के माध्यम से ना हमें ये पता लगता रहता है कि किस कंट्री ने कितना काम किया एमिशंस को कम करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कितने काम बढ़ाए, एनर्जी यूज को किस तरह से चेंज किया है, और जो अपने पेरिस के गोल्स हैं, जो पेरिस क्लाइमेट डील के गोल्स हैं, उनकी तरफ कितना हम काम कर पाए हैं, ये सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। अब आप लोग सोचोगे सर इंडिया का रैंक कितना आया है, इंडिया का रैंक आया 7th। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर रैंक 1 के ऊपर कौन आया। देखो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 इन्होंने यहाँ पे फिल ही नहीं किए, वो खाली छोड़ दिए। क्यों सर खाली क्यों छोड़ दिए, क्योंकि वो वेरी हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी है, उस परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर कोई आया ही नहीं वेरी हाई के अंदर। तो एक्चुअल में जो आपका रैंक शुरू हुआ है ना, वो रैंक शुरू हुआ है रैंक 4 से, तो 4th पे डेनमार्क, तो 1 2 3 पे कोई है ही नहीं, मतलब उतनी परफॉर्मेंस किसी की आई ही नहीं। तो 4 5 6 के ऊपर आपको डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस देखने को मिल जाएंगे। फिर 7वें नंबर के ऊपर आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। इंडिया ने बढ़िया किया है, पिछले साल इंडिया 8th के ऊपर था, अब इंडिया यहाँ पे 7th पोजीशन के ऊपर हमें देखने को मिल जाएगा। 7th पोजीशन पे वैसे है, पर टेक्निकली तो 4th के ऊपर ही है ना, क्योंकि पहले 3 तो खाली है, फिर डेनमार्क, एस्टोनिया, फिलीपींस के बाद इंडिया 4थे नंबर पे आ जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली है। बाकी आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के फ्रेम परफॉर्मेंस को देखा जाता है, 63 कंट्रीज और EU के, फिर अकॉर्डिंग देखा जाता है कि किस तरह से इन्होंने काम किया है। दरअसल जो हमने कंट्रीज लिया 63 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन, यही मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं आपके ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, क्योंकि 90% तो इन्हीं से यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर 4 कैटेगरीज के अंदर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, उसका 40% वेटेज है, रिन्यूएबल एनर्जी का 20%, 20% एनर्जी यूजेस का, एंड 20% क्लाइमेट पॉलिसी का यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखा जाता है। तो इंडिया का यहाँ पर आप स्कोर देख सकते हो इन चारों पैरामीटर्स के रिगार्डिंग इंडिया का क्या क्या रैंक रहा है। तो 9th, 10th और 37th हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो इंडिया का स्कोर कितना है, 70.25%। पिछली बार हमारा स्कोर था 67.35%। अगर हम बेसिक ग्रुपिंग की बात करें ना, बेसिक मतलब 4 कंट्रीज, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, इन चारों कंट्रीज ने भी अच्छा परफॉर्म किया है।
यहाँ पे नोटिस करोगे बेसिक कंट्रीज का जो ग्रुप था ना एग्रीमेंट 2009 के थ्रू यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी, तो चाइना का भी 51st रैंक आया है, ब्राजील का 23rd है और साउथ अफ्रीका एक पायदान नीचे गिरा है 45th के अंदर। तो ओवरऑल ठीक किया है सीसीपीआई ने भी, सॉरी बेसिक ने भी, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, एक टॉपिक मैंने आपसे पूछा था आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर, थोड़ा सा इसको भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं ना आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर की, तो अभी पता क्या हुआ है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूटेरेस, इन्होंने यहाँ पर आर्टिकल 99 को इन्वोक किया है। दरअसल में आर्टिकल 99 ना सेक्रेटरी जनरल की एक तरह की डिस्क्रिशनरी पावर है। जब उनको लगता है कि यार कुछ गलत हो रहा है ना, तब वो क्या कर सकते हैं, तब वो पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए यूएन चार्टर के आर्टिकल 99 का यूज कर सकते हैं। तो अभी क्यों यूज किया है, अभी इन्होंने यूज इसलिए किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि एक सीज फायर हो जाए अभी जो इसराइल और आपके गाजा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, स्पेशली इन द सदर्न रीजन, उस वजह से इन्होंने आर्टिकल 99 को यहाँ पे इन्वोक किया है। तो आर्टिकल 99 यही बोलता है कि सेक्रेटरी जनरल चाहें तो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल का ध्यान लेकर आ सकते हैं किसी ऐसे ओपिनियन के रिगार्डिंग जहां पर उनको लगता है कि हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने की जरूरत है। तो ध्यान रखना ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, बहुत बार पहले भी यहाँ पे यूज हुआ है, जैसा यहाँ पे पिक्चर के अंदर बताया भी है, मैं आपको बताता हूँ। 1960 के अंदर जैसे कॉन्गो क्राइसिस था उस टाइम यूज हुआ, 71 के अंदर जो बांग्लादेश वाली वॉर थी तब इसको यूज किया गया था, 79 के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन के टाइम के ऊपर, 1989 के अंदर लेबनीज सिविल वॉर। तो इस तरह से मल्टीपल टाइम इसको यहाँ पे आर्टिकल 99 को यूज किया है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर इसका कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। देखो आप समझो, इन्होंने बोल तो दिया सेक्रेटरी जनरल ने, पर अगर आपको इसको अडॉप्ट करना है ना, तो रेजोल्यूशन अडॉप्ट करने के लिए कम से कम 9 वोट इनके फेवर में जाने चाहिए। आप लोग सोचोगे शायद तो चले जाएंगे, पर एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि हमारे पास परमानेंट 5 है ना, जो 5 परमानेंट मेंबर है, कौन से, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन, इनकी तरफ से किसी के द्वारा भी वीटो नहीं आना चाहिए, तब उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। पर ऐसा होने नहीं वाला, रीजन बीइंग अगर आप नोटिस करोगे, भैया यूएस और ब्रिटेन ये तो सपोर्ट कर रहे हैं ना इसराइल को, तो ये वीटो करेंगे ही करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे वोट में ना ऐसा नहीं होगा कि इनॉनिमस वोट आए, नहीं, ये चीज नहीं होने वाली मोस्ट प्रॉब्ली, बाकी देखते हैं, ठीक है। बट आई होप आपको ये आर्टिकल 99 समझ आ गया होगा। बाकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो आप जानते ही हो, यहाँ पर आपको 5 परमानेंट मेंबर देखने को मिल जाएंगे और उसके अलावा P5 के अलावा जो 10 मेंबर्स हमें और देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि नॉन परमानेंट होते हैं, उनको स्पेसिफिक पीरियड के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। फिर मंथली बेसिस के ऊपर इनके पास यहाँ पे इस तरह से प्रेसिडेंटशिप आती रहती है। अभी करंटली वो इक्वाडोर के पास है। थोड़ा मैं आपको सेक्रेटरी जनरल के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। तो अभी यहाँ पे एंटोनियो ग्यूटेरेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली जब मान लो इन्होंने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर कर ऐसा बता दिया कि हम सिक्योरिटी काउंसिल का ध्यान इसके रिगार्डिंग लाना चाहते हैं, तो तब क्या होगा, आपके जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होंगे वो मीटिंग बुलाएंगे, ठीक है ना, अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल 99 किस चीज के लिए यूज होता है भैया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। तो दोस्तों आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। लास्ट सैटरडे को मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसका मैं आंसर बताता हूँ। जैसे सीशल्स की बात करें तो क्या ये पैसिफिक ओशन की बात हो रही है, नहीं, यहाँ पर हमारी बात किसकी हो रही है, हमारे वेस्टर्न इंडियन ओशन की बात हो रही है। ड्रेस सिंड्रोम मैंने आपको दिया था होमवर्क, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको मेडिकेशन की वजह से कुछ एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, दैट इज ड्रेस सिंड्रोम। थर्ड आपका पूछ रहा है कि दिसंबर 2023 में इंडिया प्रेसिडेंट है, बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पर आपका इक्वाडोर में, जैसा अभी आपको बताया भी है। हाँ जी, पहला आपका होमवर्क आज का है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू मॉनेटरी पॉलिसी। एक्चुअली 3-4 दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी का आया था, इनफैक्ट जो इकोनॉमी वीकली है वहाँ पर मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन भी किया था। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू पॉम्पे डिजीज, ये थोड़ा डिस्कस करना है, थोड़ा न्यूज़ में आया है बार बार, तो इसको भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क दिया था एथनॉल के रिगार्डिंग। देखो एथनॉल के रिगार्डिंग होमवर्क मैंने इसलिए दिया था क्योंकि अगर आप नोटिस करो एक्चुअल में क्या हुआ है ना, शुगर के ना इस बार की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुई नहीं है। मतलब फ्यूचर में हमें दिख रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर ना शुगर प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम रहने वाली है। अब शुगर कम रहने वाली है तो दिक्कत आएगी, इसके दाम वगैरह बढ़ रहेंगे। तो इस वजह से पता क्या हुआ है, हम ना जो शुगर को बेसिकली आपका जो शुगर केन जूस होता है या फिर शुगर जो सिरप होता है उसको हम लोग यूज़ करते थे एथनॉल की प्रोडक्शन के अंदर। पर अभी थोड़े समय के लिए हमने इसके ऊपर बैन लगा दिया है कि आप ना शुगर केन जूस को या शुगर केन सिरप को, इन दोनों को यूज नहीं करोगे एथनॉल बनाने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास शुगर की कमी है।
जब शुगर ठीक ठाक हो जाएगी तब हम यूज कर लेंगे। देखो वैसे यहाँ पे एक सवाल क्या पूछा गया है कि किसको यूज किया जा सकता है, तो यूज तो आप तीनों को कर सकते हो, शुगर केन जूस को भी, सिरप को भी, मोलासिस को भी। इन तीनों को यूज करके आप एथेनॉल को बना सकते हो। अभी के लिए सरकार ने टेम्पररी मेजर के लिए इन दोनों के ऊपर बस बैन लगाया है कि इनको अभी यूज मत किया जाए, क्योंकि शुगर की हमारे पास ऑलरेडी कमी है। अगर आप उस शुगर को एथेनॉल के लिए यूज कर लोगे ना तो मार्केट में शुगर के दाम बढ़ जाएंगे। तो इसका आंसर तो डी ही आएगा कि आप यूज तीनों को कर सकते हो। अभी बस करंटली कुछ समय के लिए इनको आप यही यूज करोगे। ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।